चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। सोमवार को राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जाएंगे, ऐसी खबर मिल रही है। राहुल गांधी का मणिपुर दौरा हो सकता है। सोमवार को राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा रहेगा मणिपुर के लिए। ये बड़ी खबर मिल रही है कि सोमवार को राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद ये पहली दफा होगा जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचेंगे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को राहुल गांधी मणिपुर पहुंच सकते हैं और मणिपुर का उनका ये दौरा रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, सोमवार को राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे, क्या खबर मिल रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर? मणिपुर तकरीबन साल भर से ज्यादा वक्त हो गया हिंसा के चपेट में है और इसको लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। इस संसद सत्र के दौरान भी मणिपुर के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने काफी आवाज उठाई। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है वो मणिपुर से शुरू किया था, तो अब नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार वो मणिपुर जा रहे हैं। सोमवार को वो मणिपुर पहुंचेंगे। अब तक की जानकारी के मुताबिक एक दिन का उनका कार्यक्रम है, जिसमें कि वो दोनों ही जो समुदाय हैं प्रमुख वहां पर कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के लोगों से मिलेंगे। साल भर से जो लोग हिंसा से ग्रस्त हैं उन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। और ये राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनने के बाद तीसरा दौरा है। वो कल हाथरस गए थे, वहां पर भगदड़ के पीड़ितों से मिले। आज वो अहमदाबाद आ रहे हैं, अब से कुछ देर में वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, जहां पर कि वो गुजरात कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और गुजरात में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उनके पीड़ितों से मिलेंगे। और इसके बाद सोमवार को राहुल गांधी मणिपुर पहुंच रहे हैं। तो लगातार नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी सक्रिय हैं और पिछले दिनों में उन्होंने दिल्ली में भी मजदूरों से और रेलवे स्टेशन जाकर लोको पायलटों से मुलाकात की थी और लगातार उनके राजनीतिक दौरे हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेता विपक्ष बनने के बाद एक अलग तरीके का जोश हाई दिख रहा है राहुल गांधी का। और अब नजरें रहेंगी। फिलहाल तो अहमदाबाद अब से कुछ देर में वो आने वाले हैं, तो अहमदाबाद में वो क्या कुछ बोलते हैं इस पर नजरें रहेंगी। और इसके बाद सोमवार को वो मणिपुर पहुंच रहे हैं। जाहिर है एक बार फिर वो मणिपुर को लेकर जो सरकार की नाकामी रही है केंद्र सरकार की, उस मुद्दे को नए सिरे से उठाएंगे और वहां पर जो पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजे आदि की मांग राहुल गांधी नए सिरे से मणिपुर में करने वाले हैं। शुक्रिया जैनेंद्र अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे सोमवार को, पहले हाथरस, आज गुजरात और सोमवार को मणिपुर। नेता विपक्ष बनने के बाद उनका यह तीसरा दौरा और मणिपुर का पहला दौरा। आइए आगे बढ़े। हाथरस कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से हाथरस पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देव प्रकाश से ये पूछताछ एडीजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन देव प्रकाश मधुकर पुलिस को सीधा जवाब नहीं दे रहा। वो सिर्फ खुद को बार बार बाबा का सेवादार बता रहा है। यूपी पुलिस मधुकर से सत्संग में फंडिंग का सोर्स जानना चाहती है। अब हाथरस पुलिस शाम को 5 बजे से पहले कोर्ट में पेश करेगी। तो देखिए, जो मुख्य आरोपी इस पूरे कांड में बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन जब पुलिस पूछताछ कर रही है, वो भी बड़े रैंक के अधिकारी जब उससे पूछताछ कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहा। बोल रहे मैं तो बाबा का सेवादार हूं, लेकिन फंडिंग कहां से हुई, कैसे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, हादसा कैसे हुआ, कुछ जानकारी नहीं दे रहा वो पुलिस को। देखिए, वो पेशे से इंजीनियर है और टेक्निकल भाषा में बात कर रहा है, यानी स्पिन कर रहा है, घुमा रहा है। जो पुलिस के लोग जो पूछताछ कर रहे हैं, जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, एडीएम हैं, एसपी हैं, यहाँ के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और वो पूछताछ में तमाम तरह के सवालों को बहुत हल्के में, बाबा के ऊपर कोई आक्षेप ना आए, यानी पूरी वफादारी के साथ बाबा का वो पक्ष ले रहा है। सोर्सेज से, पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से उससे ये पूछा जा रहा है कि सत्संग में कितने लोग थे, चंदा कहाँ से आता है, बाबा को तुम चंदा कितना देते हो, क्या कोई साजिश की आशंका तुम्हारे लिए है, तुमने देखा है, उपद्रव करते हुए किसी को देखा है, कोई ऐसे राजनीतिक दल से तुम्हारे संबंध रहे हैं, तुम्हारे बाबा के संबंध रहे हैं, अगर हैं तो कौन बाबा के दर पर सबसे ज्यादा आता रहा है, कोई जो सेवादार तुम्हारे थे उन्होंने लाठी चलाई कि नहीं चलाई। एक लंबी फहरिस्त एबीपी न्यूज के पास है सवालों का और जवाब उसका है गोलमोल सा। यानी
वहीं एबीपी न्यूज के पास यूपी पुलिस के सोर्सेज से जो खबर है, जो सूत्रों से मेरी जानकारी प्राप्त हुई है, वो ये है कि बहुत सारे लगभग सवाल जवाब के 22-23 सवाल हैं जो एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है। वो एक्सक्लूसिव सवाल जो है वो एबीपी न्यूज के पास है। उन सारे सवालों का गोल मोल सा जवाब देने की कोशिश वो कर रहा है। फंडिंग के बारे में जब पुलिस पूछ रही है तो फंडिंग पे वो शांत हो जा रहा है। कहां से चंदे आते हैं उस पर वो शांत हो जा रहा है। बाबा का साम्राज्य कहां से चलता है उस पर वो शांत हो जा रहा है। गोलमोल सा जवाब उसका बहुत सारा है, क्योंकि अभी पुलिस ने अपनी 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया है। जब उस पर कड़ाई से और पूछताछ की जाएगी तो शायद कुछ और पूछे। उससे सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भगदड़ हुई तो आपने बाबा को बताया कि नहीं बताया, बताया तो कब बताया, बाबा ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, तुम्हें दिल्ली किसने फरार किया, फरारी के दरमियान तुम कहां कहां रहे, किससे मिले, कौन सी बातें हुई, तुम्हारे साथ और कौन फरार हुआ। इन सारे बातों को पुलिस पूछताछ में उसकी जानकारी ले रही है, तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और जहां मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूं, हाथरस पुलिस लाइन में, यहां पर जो न्यायिक आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस इमारत में बैठकर जो पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी प्राप्त की है हाथरस मामले पर, वो उनसे भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायिक आयोग की टीम पुलिस लाइन में सुबह 10 बजे पहुंच गई और 10 बजे से लेकर जब हम और आप बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, तब भी पूछताछ की प्रक्रिया हाथरस मामले पर चल रही है। यह पुलिस लाइन है हाथरस का। यहां पर एडीजी रैंक के, आईजी, डीआईजी, सारे रैंक के अधिकारी सुबह से ही बैठे हुए हैं। मधुकर को 7:30 बजे दिल्ली में पकड़ा गया था और 11 बजे के करीब हाथरस पुलिस लेकर आई है। सरेंडर मधुकर ने नहीं किया है। एपी सिंह वकील बार बार कह रहे थे कि हमने सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस सूत्रों के हिसाब से सरेंडर नहीं हुआ है। ये वीरेश आप बड़ा अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया और फिर उसे पुलिस को सौंपा गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि सरेंडर नहीं किया है। और इस बीच एपी सिंह तो ये भी कहते हैं वीरेश कि हम आगे जमानत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याचिका दाखिल नहीं करेंगे, आपको जो पूछताछ करनी है आप वो कर लीजिए। लेकिन ये जो देव प्रकाश मधुकर है, ये तो इस बाबा का खास है ना, मुख्य सेवादार है ना। अब 5 बजे से पहले जब कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा, क्या उम्मीद वीरेश रखी जाए कि कितना सच सामने आ सकता है और ये बाबा कहां पर है? क्या इसका भेद कहीं ना कहीं सामने खुल सकता है या फिर नहीं वीरेश? एबीपी न्यूज सारे सच को उजागर करेगा, बताएगा। और पुलिस लाइन में मैं खुद मौजूद हूं। 2 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है पुलिस की, और उसके बाद से मधुकर का मेडिकल कराया जाएगा। 5 बजे से पहले उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जो गहन छानबीन चल रही है, मुख्यमंत्री की नजर है। मुख्यमंत्री ने, सोर्सेज से मेरे पास खबर है, मुख्यमंत्री जहां भी हैं वहां से इस मामले की जानकारी ले रहे हैं। जो आगरा के एडीजी जोन हैं, उनके संपर्क में खुद मुख्यमंत्री का कार्यालय है, क्योंकि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को जवाब देना है, गृह मंत्री को जवाब देना है। मायावती हो, अखिलेश यादव हो, उन्होंने राजनीति शुरू कर दी है, जवाब मांगना शुरू कर दिया है, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। और भगवान का चोला ओढ़े जो बाबा है वो छिपा हुआ है। बाबा गिरफ्त में कब आएगा, ये सवाल जनता भी पूछ रही है, एबीपी न्यूज भी पूछ रहा है, मायावती भी पूछ रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बाबा का नाम लेने से डर रहे हैं। डर इस लिहाज से रहे हैं कि बाबा के पास भीड़ की ताकत है। लोकतंत्र में जिसके पास ताकत है, प्रजातंत्र में भीड़ की, वो सबसे बड़ा है, वही तो बलवान है, क्योंकि यही सत्ता बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो मामला सत्ता का है और रसूख का है, ताकत का है, बल का है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त बलवान बाबा छुपा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेश आप। लेकिन अब ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। लेकिन जब देव प्रकाश मधुकर, जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में बनाया जाता है, उससे पूछताछ होती है और ये क्लियर कर रही है कि वो भी पूछताछ में कहीं ना कहीं साफ कुछ नहीं बता रहा है, भाग रहा है पूछताछ से, कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, हाथरस भगदड़ हादसे के बाद बाबा नारायण हरि उर्फ सूरजपाल पहली बार मीडिया के सामने आया। घटना के बाद सूरजपाल भूमिगत हो गया था। हादसे के बाद पहली बार कैमरे पर उसने अपनी सफाई दी है। पहली बार हादसे के बाद मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई देता हुआ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। घटना के बाद से दुखी हूं, ऐसा कहना है सूरजपाल का। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से
उभरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। हाथरस के शोखना गांव के कालीचरण ने भी भगदड़ में अपनी मां को खोया है, जिसके बाद से भोले बाबा के भक्त अब गुस्से में हैं और वो सूरजपाल को घेर रहे हैं। हाथरस कांड के पीड़ित खुलासा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा झूठ बोल रहा है, बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। ये पीड़ित परिवार का कहना है। ये मयंक है 6 साल का, जो अपनी दादी के साथ बाबा के सत्संग में गया था। भगवान ने साथ दिया और ये बच के चला आया, लेकिन इसकी दादी नहीं रही। कालीचरण जी हमारे साथ हैं और इनकी माँ थी जो अब नहीं रही हैं इस दुनिया में। बाबा कह रहे हैं कि जो पीड़ित हैं, भक्त जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, उनके साथ तन मन धन से हम लोग खड़े हैं। कुछ नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। न कोई बाबा का आदमी आया हो, न कोई आदमी का कोई आया बाबा का। कोई कैसी भी चर्चा नहीं है बाबा की आने की। कोई चीज हमारे पास कोई आया नहीं है। वैसे पत्रकार वगैरह, विधायक वगैरह जे लोग आए बस हमारे पास, और नहीं आए कोई। तो बाबा के यहाँ से कोई भी उनका संगत का नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, नहीं कोई आया। अभी तक कोई नहीं आया। 4-5 दिन है तब से किसी ने नौनी की बाबा के संगत वालों ने कि वहां पे चल के देखे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, कैसे क्या है। कोई पता निशान कोई नहीं है। आज बाबा ने बोला है, अपनी वीडियो बाइट दी है, उसमें कहा है कि हमने तन मन धन से सब लोग पहुंच रहे हैं हमारे पीड़ितों के पास। हमारे पास कोई नहीं आया सर। एक भी कोई आता तो हम तुम्हें बताते। हमारे पास कोई 4-5 दिन हो गए, कोई नहीं आया। बाबा झूठ ही बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बाबा ढोंगी है क्या? नहीं जी सर, जी हाँ जी, हमको नहीं मालूम है ढोंगी है ना। अभी तक गई ना है तो हम देखे बाबा के कहा के ढोंगी है कि जी पाखंडी है। ये भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं जी हाँ। कहते थे जी सब के जी नारायण हरि हैं, ये भगवान जी हैं, जी साकार विश्वरी हैं, जिन्होंने देश को अच्छे घुमारे हैं जी। बस ऐसे सुनते, ऐसे हमारे गाँव के लोग 10-20 जाते थे, वे बताते थे ऐसे आदमी से। हमारी माँ कह रहे थे कि पैसा हमने भेजा है। आया पैसा? नहीं, हमारे पास नहीं कोई आया। बाबा की लगता मतलब कोई आदमी आ ही ना है। सबरी बात जी है। पैसा तो तब आवे, कोई आदमी ही नहीं आवे। हाथरस कांड के एक और पीड़ित परिवार विनोद ने सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद की मां और पत्नी की भगदड़ के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वो बाबा के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो उनका एक्सीडेंट करवा देगा, क्योंकि बाबा पहले भी परिवार गायब करा चुका है। तो ये बड़ा आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया गया। हमारे साथ विनोद जी हैं, जिनकी पत्नी, मां और बेटी इस हादसे में चली गई हैं। विनोद जी, बाबा का एक वीडियो आया है, उन्होंने बोला है कि हम महापुरुषों से कह रहे हैं, हमारे जो लोग हैं तन मन धन से जो पीड़ित हैं, जो इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके साथ हैं। तो बाबा की तरफ से कोई सहायता, कोई लोग उनके आपके पास पहुंचे? कौन से बाबा? भोले बाबा जी। यहाँ कोई नहीं आया।
ना कोई नहीं आया, न कोई सहायता, न कोई कुछ नहीं। इस हादसे में 3 लोग आपके यहाँ से चले गए। मेरी माँ जयमंती नाम है, मेरी घरवाली राजकुमारी नाम है, मेरी लड़की है 8-9 साल की भूमि, तीनों ही चले गए। मैं तो आपके परिवार में 3 लोग आपने खोया है, तो आप उम्मीद करते हैं कि बाबा के लोग यहाँ आने चाहिए, मिलने चाहिए, कम से कम बाबा को आना चाहिए, सामने आना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ हादसा हुआ है तब भी देखना चाहिए कि हम निकल के जा रहे हैं तो कम से कम हमारे जो भक्त हैं मुड़ के देख लेते, इंसानियत के नाते देख लेते, जो का हाथों को सहारों कर देते तो कम पल में शांत रह जाती वहाँ पे, तो इतनी नजदीक हादसा नहीं होता। कुछ नहीं देखा उन्होंने। तो अभी भी आपकी आस्था बाबा में उतनी ही है? नहीं, हमारी कोई आस्था नहीं। हम तो पहले से भी कोई आस्था नहीं थी हमारी। हमारी माँ जाती थी 5-7 साल से, उससे भी मना करते थे, लेकिन ज़्यादा कुछ कहते तो वो हमसे ही डांट फटकार मारती थी। मैंने माँ है कि क्या कह सकते हैं उनसे, बस वही जाती थी, वही फोटो उनके लॉकेट फोकेट जान क्या क्या लाती थी बस। तो बाबा को आप क्या मानते हैं? हम क्या मानते, कुछ भी नहीं है बाबा। अगर होता कुछ उनमें तो अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते न, वहाँ पे कुछ किया सत्संग, वहाँ पे पांडाल में न यहाँ कुछ किया। जिनकी जान भी चली गई, चलो वो जान चली गई, जो जिनके लग गई है उनको तो कम से कम देखते, उनको जो जल पिला रहे हैं, उनका पानी पिला रहे हैं, उनकी चाय बना रहे हैं नींबू पानी की, उसको ही पिला के उनको ठीक कर लें। क्यों नहीं करवा रहे बाबा, क्यों नहीं शक्ति भेज रहे अपनी? आप मानते हैं कि ये बाबा का ढोंग है, पाखंड है? हाँ, पाखंड ही नजर आ रहा है, और क्या है। भ्रम में फंसे हुए हैं लोग। बाबा से आप क्या क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग करें बाबा से, बताओ। तो सुना आपने, पीड़ित परिवार बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और ट्रेन के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी थी। अब इसको लेकर विवाद हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे का कहना है कि राहुल गांधी के साथ जो लोको पायलट दिख रहे हैं वो उनकी लॉबी का हिस्सा नहीं, वो कहीं बाहर के हो सकते हैं। तो बीते कल तस्वीरें सामने आई थी जब राहुल गांधी पहुंचे थे रेलवे स्टेशन और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात की थी, उनकी समस्याएं सुनी थी। लेकिन अब रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा ही नहीं है, वो बाहर के हो सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, ये कल की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने लोको पायलट से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं के बारे में पूछा था कि उन्हें क्या दिक्कतें आ रही, क्या परेशानी आ रही है। लेकिन अब ये जो बड़ा दावा किया जा रहा है रेलवे की तरफ से कि राहुल ने कल जो मुलाकात की थी जिस लोको पायलट के साथ, वो उनके डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी जी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विजिट किया। इसमें हमारी क्रू लॉबी उन्होंने देखी। वो उनके साथ अपने कुछ 7 से 8 कैमरामैन थे और उन्होंने क्रू लॉबी विजिट किया। क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं हम लोग, उनका देखा, उन्होंने सिस्टम देखा और उसके बाद वो बाहर क्रू लॉबी से बाहर आके कुछ अपने ही कुछ लोगों से डिस्कशन किया। 7 से 8 क्रू थे जो कि हमारी लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आए हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्योंकि उनके पास 7 से 8 कैमरामैन थे, ये भी देखा गया है कि वो उनकी फिल्मिंग कर रहे थे और उनकी कुछ रील वगैरह बना रहे थे। अब देखिए, राहुल गांधी के रेलवे स्टेशन दौरे और लोको पायलट से मुलाकात को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का इस पर कहना है कि राहुल गांधी ने लोको पायलट से नहीं, अभिनेताओं से मुलाकात की है जिन्हें उनकी टीम लेकर आई थी। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने राहुल के दौरे के दौरान मौजूद एक आदमी का बयान भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सुबह हम लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद हम लोग जाके सो गए। 12:30 बजे करीब खाना खाने के बाद मैं नीचे उतरा। नीचे आके देखा काफी लोग भाग रहे हैं टीटी रनिंग रूम की साइड में, भीड़ काफी लग रही है गेट पे, आरपीएफ भी थी, काफी लोग थे यहाँ पे इकट्ठा। तो जब मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि कोई फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो मैं जाके देखा वहाँ काफी कैमरामैन लगे हुए थे और
लोको पायलट की ड्रेस में काफी लोग राहुल गांधी के आसपास इर्द-गिर्द बैठे हुए थे, तो मैं भी भीड़ में आके खड़ा हो गया वहां पर देखने के लिए उत्सुकता से कि क्या है क्या नहीं। बाकी मैं इनको फर्स्ट टाइम देखा, ये लोग कौन है, लोको पायलट की ड्रेस में पहली बार देखा है। मैं राजधानी का ड्राइवर हूँ, बाकी मैं किसी को इनको जानता नहीं हूँ। बाकी पीली टी शर्ट में जो मेरी फोटो थी, क्यों मैं भीड़ में जाके खड़ा हो गया देखने के लिए उत्सुकता से। उस आदमी के अंदर उत्सुकता होती है, भाई क्यों भीड़ लग रही है, क्या है, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कई लोग बोल रहे थे। तो अमित मालवीय कह रहे हैं कि अभिनेताओं से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी राहुल पर जोरदार हमला किया। कहा कि राहुल को असली मुद्दों की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि नेता प्रतिपक्ष का फोकस रेल पे ना होके रील पे रह गया है, मुद्दों पे ना होके ड्रामा पे रह गया है। उनको देश ने मौका दिया है कि वो देश के मुद्दे उठा सके, वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन अभी भी वो सिर्फ ड्रामा ड्रामा और ड्रामा, सिर्फ कैमरा फोकस इधर करो, कैमरा फोकस उधर करो, 10-10 कैमरा वाले लेकर जा रहे हैं। जिनको असली में देश की किसी बात से या लोगों को लेकर कोई अंदर से भावनाएं होती हैं, वो सारे टाइम अपने साथ कैमरा लेकर नहीं चलते, वो भी 8 अलग अलग लोकेशन से। अगर उनको जाना था आम आदमी की तरह जाते और मिलके आते लोगों के साथ, एक कैमरा ले जाते, क्योंकि उनको फोटो का बहुत शौक है। तो सुना आपने, बीजेपी राहुल गांधी पर ड्रामा करने का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि एक्टिंग के मामले में तो पीएम मोदी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर कुछ लोको पायलटों से मुलाकात की थी। अब बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल ने असली लोको पायलटों से तो मुलाकात की ही नहीं, वहां पर जाकर फिल्म की शूटिंग की, रील बनवाया। राहुल जी पीड़ितों को, किसानों को, मजदूरों को, मजलूमों को, ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को, लोको पायलट को, सबको मिलते हैं। जहाँ तक एक्टिंग की बात है, वो तो स्पेशलाइजेशन नरेंद्र मोदी जी का है, उनको कौन बीट कर सकता है यार। राहुल गांधी गए थे रेलवे स्टेशन, उस मामले में हमने हथियार डाल दिए। अव्वल दर्जे का कोई एक्टर है, मोदी साहब है। कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कैमरे लेकर, कैमरे की टीम लेकर। शाहरुख, आमिर, दिलीप साहब, देवानंद, किसी कोई बच्चन कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जैसा अभिनय कोई नहीं कर सकता। इस मामले में हथियार डाल दिए। झूठ और एक्टिंग मोदी जी उनकी मोनोपोली मानते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको हाथरस कांड से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट दे दें। बड़ी खबर, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से हाथरस पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देव प्रकाश से ये पूछताछ एडीजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन देव प्रकाश मधुकर पुलिस को कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा है। वो सिर्फ खुद को बार बार बाबा का सेवादार बता रहा है। यूपी पुलिस मधुकर से सत्संग में फंडिंग का सोर्स जानना चाहती है। अब हाथरस पुलिस शाम 5 बजे से पहले कोर्ट में पेश करेगी मधुकर को, और उससे पहले देव प्रकाश मधुकर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि वो किसी भी सवाल का सीधा जवाब पुलिस को नहीं दे रहा है। एडीजी रैंक के अधिकारी इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं देव प्रकाश मधुकर से, लेकिन कोई जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया जा रहा है। हाथरस कांड को लेकर यह बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि वो बार बार सिर्फ और सिर्फ खुद को बाबा का सेवादार बता रहा है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल आपको हमारे साथ देखिए नारायण सरकार हरि उर्फ सूरजपाल के वकील एपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एपी सिंह जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे सवाल है, लेकिन पहला सवाल यही कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, और उन लोगों की जान जो बाबा को अपना भगवान तक मानते थे। बाबा को सामने आने में इतना वक्त लग गया, दुख जताने में 4 दिन आखिर क्यों लग गए? आप अपडेट करिए अपनी जानकारी। जब उन्होंने मुझे एंगेज किया तभी मैसेज आपके पास हस्ताक्षर किया हुआ है, डली साइन बाय सामने आने की बात कर रही हूं मैं एपी सिंह जी। शोक संतप्त परिवार के वो सामने आना नहीं होता है, पत्र सामने आना नहीं होता। मैं 3 दिन से अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, सिकंदरा राव, हाथरस इंजर्ड से मिल रहा हूं, जो कि आई विटनेस है। मृतकों के परिवार से मिल रहा हूं, मृतकों के परिवार को सांत्वना दे रहा हूं। तन मन धन से जो कमेटियां जिलों की ड्यूटी लगाई गई है वो लगातार काम कर रही हैं, और नारायण साकार हरि ने सबको जिम्मेदारी दी है कि कोई भी जिले स्तर की जो कमेटी है अपने जिले के मृतकों के परिवार की ताउम्र तन मन धन से सेवा करेगा। इंजर्ड जो है जब तक ठीक नहीं होता उसके लिए तन मन धन से लगेंगे। परमानेंट डिसेबिलिटी किसी को हुई है उसके लिए पूरी लाइफ जब तक वो ठीक नहीं होता है और उसके जीवन में करेंगे, ये किया है।
जो भी हुआ है, लेकिन आप इसकी भी मांग करिए कि उस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में, उस आयोजन में, उस सत्संग में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जिन्होंने इस तरह का गलत किया, उनके आइडेंटिफाई करे, जांच एजेंसी अपनी दिशा को उस तरफ मोड़े जिस तरफ माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने भी कहा साजिश है, साजिश थी, वो साजिश पर्दाफाश होनी चाहिए। केवल इससे नहीं काम चलेगा। हमने अपने सेवादार मधुकर को एफआईआर में पहला नाम होने की वजह से कल हॉस्पिटलाइज था, वो जैसे स्टेबल हुआ हमने उसको सामने पेश कर दिया पुलिस और एसआईटी के सामने कि आप ले जाइए और जो जांच करनी है, पता करना वो करिए। हमने उसे पेश कर दिया। जैसे वो स्टेबल हुआ, हार्ट पेशेंट इंजीनियर, वो मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मैंने देश की मीडिया से, पुलिस से, एसटीएफ से, एसआईटी से वादा किया था कि मैं कहीं मधुकर की एंटीसिपेटरी बेल, कहीं भी अरेस्टिंग स्टे, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट नहीं लगाऊंगा। मेरा दोष क्या है? मैं सेवादार हूं, आयोजन मंडल में था, तो मैं अपने ही लोग तो मरे हैं। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मरने वाले कौन हैं? हमारे अपने। हम ही व्यवस्था करने वाले, हम ही ने दरी कालीन पंडाल लगाया, हम ही ने जल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था हमने किया है। आपने कहा कि खुद मुख्यमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं कि साजिश है, जाहिर है, और आपने ये भी कहा कि अपने हैं मरने वाले। बाबा आप कह रहे हैं कि वो दुखी हैं, वो परेशान हैं, उन्हें इस बात का दुख है कि उनके भक्त जो हैं, जो यहाँ पर आए थे उन्हें सुनने के लिए, वो इस हादसे का शिकार हो गए। लेकिन सवाल तो फिर ये भी उठता है ना कि जब वाकई इतना दर्द, इतना दुख बाबा को है, तो पीड़ित परिवार जो इस वक्त बेहद परेशान है, उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे, उनसे कोई संवेदना अभी तक नहीं जताई है। सिर्फ एक वीडियो जारी कर देना, या आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने मैसेज अपना पहले ही दे दिया था, ये काफी है क्या? इतने लोगों की जान चली गई। देखिए मैडम, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एबीपी चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, ठीक है। मैं भी 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। क्या जहां जहां जाएंगे वहां अति अधिक क्राउड नहीं इकट्ठा होगा? क्या जो उनके देश के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, क्या उनसे मिलने अगर मैं आश्रम बता दूं या मिलने का प्रोग्राम दे दूं, क्या आप जन सैलाब को रोक पाएंगी? क्या श्रद्धा आस्था पर कोई ताला लगा पाया है? क्या हमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं बनना चाहिए? क्या हमें कानून में विश्वास नहीं करना चाहिए? स्थितियों को हमें समझना है। ये अधिक संख्या का ही तो आरोप लगाया गया हम पे कि 80,000 की परमिशन थी, संख्या अधिक आ गई, यही तो बताया रहा है जांच एजेंसियां भी। तो उस संख्या को हम कैसे रोक पाएंगे? आप समझिए मेरी मजबूरी। वो कोई दान पात्र, चढ़ावा, डोनेशन, रसीद नहीं लेते हैं। उनके पास कोई सोशल साइट्स के लोग चैनल चला लेते हैं। अभी 1.25 साल हुए, सीमा सचिन मीना आई, यूट्यूब चैनल से सिल्वर बटन, डायमंड बटन, इतने बटन आ गए। नारायण साकार हरि का कोई यूट्यूब चैनल नहीं, सोशल साइट्स नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन कुछ नहीं है। वो इन सबसे दूर हैं। कभी मीडिया में इंटरव्यू नहीं दिया, कभी किसी चैनल पर नहीं बैठे। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एबीपी ने कभी क्या प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति से लेकर ग्राम प्रधान तक के इंटरव्यू लिए? क्या कभी नारायण साकार हरि का एबीपी इंटरव्यू कभी देखा गया? आप तो बहुत बड़े न्यूज चैनल के हेड हैं। आपने उपद्रवियों का जिक्र किया, सबसे दूर रहते हैं जो मोबाइल फोन नहीं रखते। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आगे आपसे करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने उपद्रवियों का जिक्र किया, बाबा भी अपनी बात में यही कह रहे थे कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक इतना बड़ा समागम, ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का समागम, इस तरह का सत्संग कोई पहली बार हुआ, वो पहले भी होते आए हैं, हमेशा इतनी भीड़ जुटती रही है। सेवादारों के होते हुए इस तरह की साजिश हो जाना या उपद्रवी वहां पहुंच जाना और इस तरीके से इतना उपद्रव मचाना कि लोगों की इतनी बड़ी संख्या में जान चली गई, ये कैसे मुमकिन हो गया? ये क्यों नहीं पकड़ पाए? वो आयोजन का समापन करके 30 से 35 मिनट हो गए थे, उन्हें मंच से विदा होके समापन होके जा चुके थे। एक तरफ राइट साइड में महिलाएं होती हैं, लेफ्ट साइड में पुरुष होते हैं। असामाजिक तत्वों ने महिलाओं की साइड को टारगेट किया और उधर ही हड़दंब मचा और जिसकी वजह से भगदड़ मची और सबसे अधिक महिलाएं आहत हुई हैं, सबसे अधिक महिलाएं टारगेट की गई हैं। मैं महिलाओं से मिला जो इंजर्ड थी, हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा
बेटा वो कोई किसी ने कहा 10 से 15 साल से आ रही हैं, किसी ने कहा इतने सालों से आ रही। कई ऐसे लोगों को नहीं देखा गया था, लग रहा था उन्होंने कहा पता नहीं शराब पिए हुए थे, इतने हट्टे कट्टे से हाफ पैंट पहने हुए सबको कुचलने लग रहे थे, दबाने लग रहे थे, भाग रहे थे, शोर मचा रहे थे। क्या कोई सत्य के संग में जाने वाला व्यक्ति आपस में जो उनके अनुयायी एक हैं, फॉलोअर एक हैं, सेवादार उनकी सेवा में रहते हैं, बुलाने वाले वो, व्यवस्था करने वाले वो, आयोजक वो, नारायण साकार हरि का परिवार वो, उनके वो सब कुछ वो कोई क्यों करेगा? ये क्यों करेंगे जो आरोप लगाया गया? आप समझिए ना कहीं बड़ी साजिश रची गई, चाहे वो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो, चाहे नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश हो, चाहे उनकी बढ़ती लोकप्रियता को खत्म करने की साजिश हो, चाहे कोई भी साजिश हो। मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए, धैर्य रखिए, हमें एसआईटी पर भरोसा है। सिंह जी सिर्फ ये कह देना कि देखिए इस तरह के लोग सत्संग का हिस्सा नहीं हो सकते। देखिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अगर इतने लोगों को आप परिवार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मेरा परिवार है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो फिर इन्हीं आयोजनकर्ताओं की बनती है ना। मतलब क्या ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया गया समय पर, बद इंतजामी नहीं हुई? क्योंकि जिन लोगों से एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने बात की उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर उस तरह के इंतजामात भी नहीं थे कि अगर भगदड़ मची, लोग घायल हुए तो सही समय पर उनको वो फर्स्ट एड मिल जाए या फिर सही समय पर उन्हें वहां कुछ ऐसी उपलब्ध कराई जाए व्यवस्था जो वहां पर होनी चाहिए थी। तो ये तो सीधे सीधे बद इंतजामी है ना। देखिए आपका बहुत जायज सवाल है और बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल है, बौद्धिक सवाल है। किसी ने नहीं सोचा था इतनी अधिक भीड़ हो जाएगी। 80,000 की परमिशन थी, लोग अधिक हो गए। अब हमारे पास वहां काउंटिंग नहीं थी कि 80,001, 80,002, 80,003 हो गए। खुला मैदान है, खेत है, खेतों में सत्य का साथ हो रहा था, खेतों में पंडाल था, कोई गेट नहीं थे, खेत है, खेतिहर मजदूर लोग हैं, मेड़ से आते हैं, चक्रोट से आते हैं, खेतों में से आते हैं, खाली खेत थे, फसल कट चुकी है, अब धान लगाया जाएगा और उसका काम होगा, बारिश शुरू हो गई है। तो इसके तहत ये हुआ, ये व्यवस्था खुले में था, कोई बंद नहीं था, कोई एसी हॉल नहीं था। नारायण साकार हरि के यहाँ एसी वाले लोग नहीं ज्यादा होते हैं, उनके यहाँ तो सब उस तरह के होते हैं। लेकिन फिर भी ये बात जो घटना हुई, जो आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा, बदइंतजामी, किसी ने सोचा नहीं था कि सिकंदरा राव जैसे छोटे शहर के अस्पताल में इतने पेशेंट और इतनी लाशें पहुंच जाएंगी। हाथरस का बंगा हॉस्पिटल नहीं सोचा था इतनी अधिक लाशें और इतने अधिक पेशेंट। क्या आपने सोचा था जिला स्तर पर? देखिए कोरोना महामारी आई, पहले दौर में हम चैतन्य नहीं थे, पहले दौर में हम धोखे में रह गए और हमारी मौतें हो गई। दूसरे दौर में ना ऑक्सीजन से कोई मरा, ना रेमडेसिविर की, ऐसे ही ये पहली घटना हुई और उसमें किसी को ऐसा एहसास नहीं था कि एटा का हॉस्पिटल भी छोटा पड़ जाएगा, मैनपुरी का भी छोटा पड़ जाएगा, अलीगढ़ भी कम पड़ जाएगा। हमारे अस्पतालों की बात तो हम कर ही नहीं रहे, वो सवाल तो अलग था। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि भाई अगर वहां इतने लोग पहुंच रहे हैं और सेवादारों की एक पूरी फौज वहां पर है, तो वो वहां क्या कर रही थी उस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उन तमाम लोगों को? अच्छा, आपने एक और यहां पर यह भी कहा कि वहां बाबा लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्योंकि हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है, हमारे संवाददाता कई ऐसे पीड़ित परिवारों से भी मिले जो परेशान हैं, जिन्होंने अपनों को खोया। उनका तो कहना है अभी तक कोई मदद उन तक नहीं पहुंची है। फिर आप लोगों की मदद जा कहां रही है, किन लोगों तक जा रही है? बिल्कुल जा रही है। भारत सरकार ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है, और हम भी उन सब व्यवस्थाओं, ब्लड ऐसे में आपको सामने आप चलाइएगा जो सेवादार एक साथ, मतलब एक बार लगातार 3-3 यूनिट ब्लड दिया। डॉक्टर ने कहा मत दो, वो तो बच जाएगा, तुम मर जाओगे। सोचिए आप, ये त्याग है, ये भावना है, ये आस्था है, श्रद्धा है, ये विश्वास है। हम धन्यवाद करते हैं देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने तुरंत एनडीआरएफ टीम को भेजा, डॉक्टरों की टीम को भेजा। हम धन्यवाद करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के जवाब के समय 18वीं लोकसभा चल रही थी और उन्हें तुरंत रोक के हाथरस घटना पर दुख जाहिर करते हुए सारे तमाम व्यवस्थाओं की हम सरकार क्या कर रही है, ये आपसे मैंने पूछा ही नहीं। उत्तर प्रदेश के आप बाबा के वकील हैं, मेरा सवाल बाबा से जुड़ा हुआ है कि बाबा क्या कर रहे हैं।
बाबा ने क्या किया? नारायण साकार हरि के आदेश, उन्होंने प्रार्थना की है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास खुद का कोई फंड नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कमेटियों से सहयोग की अपेक्षा की है, प्रार्थना की है कि वो अपने द्वारा तन मन धन से अपने जनपद के मृतकों के परिवार, और अभी पहली प्राथमिकता मैडम मेरी क्या थी? पहली प्राथमिकता थी कोई लावारिश लाश ना बचे, कोई बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, ये ना कहा जाए कि मैं अपनी माँ, पत्नी या बहन या बेटी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, कोई रिश्तेदार ये ना कहे। लाशें अपने चिन्हित होके जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचे और अंतिम संस्कार सम्मान के साथ, रीति रिवाज के साथ हो, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता थी जो इंजर्ड हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, उन्हें हायर मैनेजमेंट के लिए रेफर करना है, कुछ नोएडा आए हैं, कुछ लखनऊ गए हैं, वो चीज़ें सब देखी, उन्हें अच्छे इलाज के लिए वाहन व्यवस्था मिल जाए, धन की व्यवस्था मिल जाए, केयर टेकर मिल जाए, उनका इलाज वहाँ हो। तीसरी थी कि जो मृतक के परिवार हैं उनको सांत्वना मिले और उनके साथ आगे तन मन धन से लग करके कमेटियाँ जीवन भर के लिए काम करें। आगे काम होगा, तुरंत अभी नहीं हो रहा है 5 दिन में। किसी की पढ़ाई रुक जाएगी तो तुरंत पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ, आगे किसी कोई बच्चा जिनके मृतक परिवार हैं, कोई पढ़ाई के लिए न रह जाए, कोई बहन बेटी हमारी शिक्षा और शादी में न रह जाए, कोई कमी न रहे। सहयोग से बहुत कुछ होता है, दाना दाना से राशि होती है समाज में। ये जब एक एक करके करोड़ों लोग फॉलोअर हैं, उनके बने हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एक सिकंदरा राव जैसे शहर में बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी ऐसी सूचना के, जब आप ही के मुताबिक 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी सोशल साइट्स के, बिना किसी चंदा के, चढ़ावा के, दान पात्र के, डोनेशन के, तो सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा। तो जब सहयोग हो रहा है, होगा तो कमेटियां अपनी जिम्मेदारी बना के उनको, अब मैं आपके एबीपी चैनल पर वादा करता हूं किसी भी मृतक के परिवार में कमी नहीं रहने दूंगा। ठीक है, एपी सिंह जी, आपने 2 बार इस बात का जिक्र कर लिया कि बिना चंदा, बिना दान दक्षिणा के बाबा इस तरह का काम करते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे इतर खबरें अलग आ रही हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाबा का साम्राज्य कई दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ है, इतनी संपत्ति। फिर सवाल तो यही उठ रहा है कि फिर इतना पैसा बाबा के पास कहां से आता है? मैं जवाब देता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सब जानना चाहते हैं। मैं आपको उनके एडवोकेट के नाते अंडरटेकिंग दे के कह रहा हूं, नारायण साकार हरि के नाम कोई आश्रम और ट्रस्ट नहीं है, वो किसी ट्रस्ट में ट्रस्टी नहीं हैं। उनके बैंक बैलेंस में उनके जीवन की यूपी पुलिस की वीआरएस की पेंशन आती है, उससे अपना जीवन चलाते हैं, उसी से अपना जो आश्रम दिख रहे हैं आपको, जो बनाए हैं। जैसे आप मुझे एबीपी न्यूज़ चैनल में बुलाती हैं, आपका बहुत बड़ा, दुनिया का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, कितना सोफा, कितनी व्यवस्था, अच्छा है, वेल फर्निश्ड है। मैं कहूँगा, मैं जाता हूँ, मैं वहाँ नाश्ता, चाय, लंच, डिनर सब करता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ से चला आता हूँ, क्या वो मेरा हो जाता है? क्या एबीपी मेरा न्यूज़ चैनल हो गया? क्या कमेटियों का है, कमेटियों ने बनाया है, वो अतिथि के रूप में जाते हैं। इस साम्राज्य की और भी तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, फिर हम आप बैठेंगे और उस पर भी आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे सवाल करूंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो एपी सिंह, बाबा के वकील को आप सुन रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अहमदाबाद का रुख करते हैं, राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। हम डरते नहीं है, ना हमारे कार्यकर्ता हमें बोलने से डरते हैं, ना हम अपनी कार्यकर्ता की बात सुनने से डरते हैं, ना हमारा कार्यकर्ता हमसे डरता है। अब देखिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है,
उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे, हमने कहा, देश से हमने कहा था डरो मत, डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था भैया डर गए हम, जो करना है कर लो। तो आप अपनी हिस्ट्री समझो। जो डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं ऐसी आलतू फालतू बात नहीं करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बनी कहां थी? मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने रास्ता दिखाया था। आप क्या सोचते हो, जब यहां अंग्रेज राज करते थे, क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था, महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो, डरो मत, डराओ मत। और आग गुजरात से शुरू हुई थी। और आज अगर कांग्रेस पार्टी है, तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने डरो मत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है। ये भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी, कहता है मुझे, राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, 2 तरीके के घोड़े होते हैं। एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो तो हमारा ऑफिस तोड़ा, हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। आप राहुल गांधी को सुन रहे थे।